नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और उसमें हम बात कर रहे थे अपना जो मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट करवाए थे कि एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हो, एक वृत्त के अंदर वर्ग बना हो, षटभुज बना हो इत्यादि को व्यास के साथ क्या संबंध था, भुजा का व्यास के साथ क्या संबंध था, तीनों में मैंने आपको करवाया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हो तो उसका रिलेशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर। और प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मैं बता देता हूं कि एक सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 628, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 628 mm² तथा थीटा का मान दिया हुआ है 20 डिग्री, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए अपने इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें, यहाँ तक मैं इसको लिख सकता हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को। तो सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिएगा कि एक वृत्त बना हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और वृत्त से दो त्रिज्याएं लेकर के अगर मैं त्रिज्याखंड यानी सेक्टर बनाता हूं तो इसके बीच का कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 20 डिग्री का कोण दिया गया है। और इसकी जो ये जो रेडियस है R फॉर रेडियस, ये फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और अपने को इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इस कितना दिया हुआ है 628 यानी 628 mm²। मैंने आपको सीधा सा बताया हुआ है, जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। आपको दिया गया है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 628 माने 628 mm²। अब आपको इस क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल में से आपको या तो त्रिज्या निकालनी होगी या थीटा का मान निकालना होगा, बस यही तो है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारे पास πr² थीटा बटे 360 डिग्री। πr² वृत्त का होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी वृत्त के अंदर किसी स्पेशल भाग का निकालना हो तो उस स्पेशल भाग का थीटा ले लिया जाता है, और वो थीटा पूरे के साथ यानी कंप्लीट के साथ तुलना करके देखी जाती है 360। तो ये था फॉर्मूला πr² थीटा बटे 360। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये गणितीय रूप में लिख दिया मैंने इसको। यहाँ लिखा हुआ है 628 mm²। क्लियर है सभी को। ज्ञात किसका मान करना है, हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो r² बराबर 628 इंटू 360 बटे में 22/7 इंटू थीटा का मान अपने को दिया हुआ है 20 डिग्री। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्या किया, जिस चीज़ को ज्ञात करना है, माने त्रिज्या को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है हमें रेडियस, तो हम रेडियस को अपने पक्ष में रखेंगे, ठीक है ना। बराबर के इस तरफ रेडियस को रखा है, ये जो रेडियस के बटे में लिखा हुआ है 360, पक्षांतरण करेंगे ऊपर गुणा में चला जाएगा, पाई जो था वो बटे वाला यहाँ नीचे आ जाएगा, थीटा का मान जो था इसके गुणा में है, गुणा वाली रकम भी कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों ये कहूँ कि पाई का मान 22/7 तो डबल बटे बनेंगे, तो मैं इसको पलट करके लिखूँ तो 22 और बटे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दूसरा चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि क्या 7 के पाड़े से इसमें कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं क्या, कि आप पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं, पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करें अपने, तो इसको हमें सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर अपना कितना आ जाएगा, 100 लिख सकते हैं हम। पॉइंट हटा दिया, यहाँ कितना लिख सकते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करें तो 314 एकम 314 और 314 दुए कितना हो जाएगा, 628 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया ये वाला भाग। अब अगर बात करें इस 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 36 × 100, और 36 × 100 कितना होता है 3600। r² है यहाँ पर, स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, हमारे पास रूट आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6, 2 0 का जोड़ा है तो 1 0, तो इसका मतलब यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा 60 mm हो जाएगा दोस्तों। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 60 mm। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 628, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला πr² थीटा बटे 360, r² ज्ञात करना है तो r² को अपने पक्ष में रखेंगे, बटे वाला गुणा में चला गया, थीटा जो है वो बटे में आ गया, पाई का मान बटे में आ गया, क्योंकि यहाँ गुणा में था, गुणा वाली का पक्षांतरण करोगे बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 चला गया, 314 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कटोगे 2 कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 36 × 100 माने 3600, स्क्वायर हटाई तो आ गया वर्गमूल का चिन्ह, करनी चिन्ह, और इसको जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हुई, 60 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, 60 mm त्रिज्या होगी।
चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको दिया हुआ है क्या कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और उस ABC में आपको क्या करना है कि ये समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा दे दी गई आपको है 43.3 यानी 43.3 mm। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हो तो वृत्त की भुजा, वृत्त का व्यास और त्रिभुज की भुजा का संबंध बताया था। बस उस संबंध पे, उस रिलेशन पे ये सवाल हो जाएगा। क्या होगा? सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं हम, और दूसरे सवाल के सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हो तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि भुजा जो होती है वो उस वृत्त के व्यास की √3/2 गुना होती है। इसकी ये जो भुजा होती है ये इस व्यास की व्यास यानी d, व्यास की √3/2 गुना होती है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया है, कैसे होती है वो आप चेक कर लीजिएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब आपको इसमें से क्या दिया हुआ है, भुजा दी गई है 43.3, मतलब a का मान दिया हुआ है 43.3 बराबर √3/2 गुणा d का मान, डायामीटर, d फॉर डायामीटर आपको ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, मतलब फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल। चलिए d अपने पक्ष में रखेंगे, 43.3 रखा हुआ है, d के गुणा में है √3/2, ये √3/2 का पक्षांतरण करोगे ये यहाँ चला जाएगा √3/2, डबल बटे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 43.3 नीचे वाले बटे को पलट करके लिखेंगे तो 2/√3, ठीक है। अब मैं √3 की अगर वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे पता है 1.732 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट अगर हटा देते हैं हम तो ऊपर कितना लगेगा, 1 2 और 3 1000। जब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, बटे में 10, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। आप देखिए क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या इससे ये कैंसिल कर सकते हो, फिर इससे ये कैंसिल कर सकते हो, तो देख सकते हो आप। तो मैं इससे अगर इसको कैंसिल करूँगा 433 को, तो 3 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 3 एकम 3, 3 दूए 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 का क्या होता है 2, मतलब कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। बाकी आप इसको पूरा करके देखेंगे प्रैक्टिस से। तो 433 एकम 433 और 4 पर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आगे की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो ये 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूए 4, ठीक है। ऊपर कितना बचा हुआ है, 100/2, 2 से 100 को कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब हमारे d का मान कितना आ गया, 50 mm, मतलब डायामीटर ऑफ दिस सर्कल कितना हो गया, 50 mm, ठीक है। इसकी भुजा थी 43.3, तो हमने इसमें फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमें पता चला कि इसका जो डायामीटर है वो कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। क्लियर है सभी को? देखिए भुजा व्यास की √3/2 गुना होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें याद है। ये कब लगाना है, जब एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंदर बना हो तब लगाना है, जिसमें से या तो आपको भुजा दी गई होगी या फिर भुजा ज्ञात करनी होगी साइड, या फिर आपको व्यास दिया गया होगा या व्यास ज्ञात करना होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको दी गई होगी प्रश्न में और दूसरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो अगर आप कंसेप्ट को याद रखते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि एग्जाम में आपको टाइम कम लगेगा, वरना आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेमी है, तो पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं कि पहिया जो होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और पहिए का अगर क्षेत्रफल निकालना है, किसका, पहिए का क्षेत्रफल, इसका मतलब यही हुआ कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। और पाई का मान मैं 22/7 कब रखूंगा, जब मुझे लगेगा कि त्रिज्या कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप व्यास दिया हुआ है 21, 21 7 के पाड़े में आ जाता है, 21 7 से कटेगा तो 21/2 भी कट जाएगा। कैसे उसको देखेंगे, देखिए त्रिज्या अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर व्यास, तो अगर मैं व्यास को आधा कर दूं, माने यहाँ पर 21 न लिख के 21/2 लिख दूं, तो त्रिज्या हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी। लिखना कितनी बार है, उसको 2 बार लिखना है। बस ये सॉल्यूशन कर दो तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये 11, माने 11 × 3 × 21/2 जो भी होगा आपका, इसका क्या होगा
क्षेत्रफल होगा। सेमी में दिया हुआ है तो ये सेमी स्क्वायर, ये कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। दूसरा क्या पूछा हुआ है उसमें, कहता है पहिए द्वारा 5 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये अपना पहिया है यहाँ पर, इसमें ये हवा डालने वाला मान लो यहाँ लगाओ, ये सड़क पे है अभी। अब ये पूरा घूम करके अगर वापस यहाँ तक आ जाता है, मतलब ये घूम के यहाँ आ गया, मतलब ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा, सड़क को टच होगा, यानी अपने रास्ते पर टच होगा। ये पूरी दूरी, ये जो टोटल दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इस दूरी को हम कहते हैं क्या, परिधि। जो परिधि जो होती है ना, ये हमारी क्या होती है, एक चक्कर की दूरी होती है। वर्त की परिधि या पहिए की परिधि जो होती है वो क्या होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है। क्लियर है। अब एक चक्कर की दूरी निकाल लो चाहे परिधि निकाल लो। अब एक चक्कर की दूरी का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ये हो गया हमारा एक चक्कर। अगर भाई 5 चक्कर चाहिए तो हम 5 चक्करों की निकाल लेंगे, क्योंकि 5 से गुणा कर देंगे। 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 21/2। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ व्यास दिया हुआ है 21, तो 21/2 क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा दोस्तों एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। इसको 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 कैंसिल हो गया। ये 22 दूनी 44, 22 तिये 66। ये आ गया दोस्तों एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 66 सेंटीमीटर। अगर हमें चाहिए 5 चक्कर की तो हम क्या करेंगे, 5 चक्कर के लिए एक चक्कर वाली दूरी को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 66 तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 3 = 33, 330 सेमी स्क्वायर। 330 सेमी स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये दूरी है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 330 सेमी की दूरी तय करेगा। ये जो पहिया है आपका, छोटा पहिया है, छोटी साइकिल हो सकती है, ठीक है ना। आपको फीलिंग पे नहीं जाना है, आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो कैसे होगा उसको करना है। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या दिया गया है, दोबारा देख लीजिए उसको। प्रश्न संख्या 4 में वृत्त की परिधि तथा व्यास में अंतर 30 है। क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में अंतर कितना दिया हुआ है, 30 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे लाइन दी गई है ना आपको, वही लाइन को ही आप पकड़ने का प्रयास करें और उसके बाद में उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा इजी सवाल, या उसको कोई भी सवाल होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्किल से रिलेटेड है। लाइन क्या दी हुई है, लाइन दी हुई है वृत्त की परिधि तथा व्यास में अंतर। देखिए मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। मैंने लिखा क्या, परिधि तथा व्यास में अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है। परिधि तथा व्यास में अंतर बराबर कितना, परिधि तथा व्यास में अंतर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बस लिख दो। अब इसमें आपने ये हिंदी में लिखा है, इसको सूत्रीय रूप में लिख दो, गणितीय आगमन सिद्धांत से लिख दो, तो बस ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा परिधि, परिधि का फॉर्मूला जी 2πr और माइनस व्यास। देखिए मैंने आपको व्यास का कंसेप्ट बताया था इस तरीके से, ये क्या है यहाँ पर r, ये क्या है r, r + r कितना हो जाएगा 2r। 2r जो होता है इसे ही हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। d लिख सकता हूँ मैं इसको। देखिए 2 × r, 2r इसमें भी था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π2r, कोई दिक्कत नहीं है, गुणन संक्रिया है, क्रम विनिमय है, 2 को इधर लिख दो चाहे इसके साथ लिख दो। लेकिन इस 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 2r है ना, ये 2r, ठीक है। यहाँ माइनस ये d है, बराबर क्या चल रहा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर देखो, परिधि माइनस व्यास। क्यों, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज ये है कि परिधि तथा व्यास में अंतर, अंतर मतलब घटाव। परिधि और व्यास का अंतर किया 30, ये बोला गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। परिधि 2πr, व्यास होता है d बराबर 30, चल रहा है लाइन। परिधि, इसमें पाई को रखा, 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ d लिख सकता हूँ, 2 × 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, d माइनस d बराबर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर 30। बस अगर ये लाइन यहाँ तक समझ आ गई सभी को तो अब बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन है, सरलीकरण का सवाल बचा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, पाई कॉमन आ रहा है। पाई कॉमन में चला गया, हमारे पास क्या बचे, सॉरी डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन में चला गया, क्या बचेगा हमारे पास पाई, और पाई का मान क्या होता है बच्चों 22/7। डी में डी का डिवाइडेशन करोगे 1 बराबर क्या चल रहा है 30। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो, ये पड़ा है अपने पास। घटाव करते हैं भिन्न संख्याओं का तो 7 आ गया लघुत्तम,
एलसीएम लिया, लघुत्तम से ये 7 से 7 का भाग दोगे 1 बचेगा, 1 का 22 से गुणा करोगे 22 माइनस 7 में 1 का भाग करोगे 1 बचेगा, 7 में 1 का भाग दोगे 7 बचेंगे, 7 को 1 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा 7 बराबर क्या चल रहा है हमारे पास 30। 22 में से 7 अगर माइनस किए जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा 15 बटे में क्या पड़ा है 7 बराबर क्या चल रहा है 30। डी का मान हमें ज्ञात करना है, 30 इधर पहले से लिखा हुआ है, ये जो गुणा में 15 बटे 7 है ये कहाँ चला जाएगा भाग में, और 15 बटे 7 भाग में जा करके पलट जाएगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 7 बटे 15 इसे लिख सकता हूँ। तो 15 एकम 15, 15 दुए 30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 2 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है सभी को। परिधि और व्यास का अंतर 30, तो ये परिधि का फॉर्मूला, ये व्यास 30 लिखा हुआ है। इस 2r को मैंने d लिख दिया, यानी 2 पाई r भी लिख दो, चाहे आप इसे पाई d लिख लो, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r या फिर पाई d लिख सकते हो। तो पाई d माइनस d, जब इसको आप घटाव करोगे d कॉमन लिया पाई बचेगा, ठीक है, इधर d में d का डिवाइडेशन करोगे 1 बचेगा, इसको जब घटाओगे तो 15 बटे 7, ये 15 बटे 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 7 बटे 15 बन जाएगा, 15 से 30 को कैंसिल करेंगे 2 और 2 को 7 से 14, d का मान 14 मतलब डायामीटर 14 मतलब व्यास 14। हमें क्या पूछा गया था यहाँ पर पूछा गया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो व्यास है 14 है, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। व्यास भी पूछा जा सकता है और त्रिज्या भी पूछी जा सकती है, वो तो सवाल बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ तक चेक करे। क्लियर है सभी को। चलिए अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न में देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको एक वृत्त का चित्र दिया गया है, पूरा वृत्त नहीं बना हुआ है वो, और उसमें क्या है कि एक ये मान लीजिए आप त्रिज्याखंड देख लीजिए, है ना, उसमें आपको थीटा का मान दिया गया है और उसमें आपको चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और आपको त्रिज्या का मान यानी व्यास दे दिया ना, तो व्यास को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब वो कहता है कि इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इधर चाप की लंबाई देखिए, पूरा वृत्त होता है जो एक ऐसा चाप जो यहाँ 360 डिग्री पर लगाया जाए इस तरीके से, वो वृत्त बन जाता है। और इसका अगर चाप की लंबाई या परिधि कहूँ तो मैं उसको अगर अपने बात करें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई r, जब चाप कैसा हो पूरा सर्किल बन रहा हो, इसे ही हम चाप की लंबाई 360 डिग्री पर खींचा गया चाप, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा सभी को, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, परिधि कह सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये लीजिए चाप की लंबाई कितनी हुई 2 पाई r, लेकिन जब आपको क्या करना हो कि पूरी लंबाई निकालनी हो चाप की, जब तो 2 पाई r है मतलब परिधि निकाल रहे हो आप, लेकिन पर्टिकुलर किसी इतने से भाग की बात करें तो सेंटर से आप ये चेक कीजिए कि इनके बीच में कोण कितने का बन रहा है, वो कोण माना थीटा, विद इस पूरे कोण की तुलना इसके साथ करें पूरे चाप के साथ, तो पूरा चाप कितने डिग्री पर था 360 डिग्री पर था, वही बन गया फॉर्मूला 2 पाई r थीटा बटे 360। या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ 2 से इसको कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा पाई r थीटा बटा 180, पाई का मान रख दो 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान तो हमें दिया नहीं हुआ, हमें दिया हुआ है व्यास 350, आधा कर देंगे मतलब 350 बटे 2 आधा कर दिया। थीटा का मान हमें दिया हुआ, देखो चाप की लंबाई इसकी ज्ञात करनी है इधर वाले की, जबकि थीटा कौन सा दे दिया ऊपर वाला दे दिया, हमें थीटा चाहिए था इधर वाला इस तरफ का कोण, ठीक है। तो देखिए कि टोटल कोण होता है 360 में से ये ऊपर का कोण घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो नीचे वाला कोण आ जाएगा अपने पास ये 360 माइनस 155, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 घटाओगे कितना रह जाएगा 0, यहाँ रहेगा हमारे पास 3, 3 में से 1 घटाएंगे 205 डिग्री। तो ये थीटा का मान आ गया हमारे पास दोस्तों कितना 205 डिग्री, और बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास 180, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपकी चाप की लंबाई होगी, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और 10th क्लास या अदर कोई भी स्टडी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। और अगर काटना चाहे 2 एकम 2
और 11 दूए 22, और अगर काटना चाहे तो और नहीं कैंसिल होगा, ये 11 गुणा 5, यानी 11 गुणा 5 कर देता हूँ, 11 5 कितना हो जाएगा 55 इंटू 205 बट्टे में 18। ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, 205 को 55 से गुणा करना है और 18 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट जो हमारे सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि एक चक्र दिया गया है या एक वृत्त इस तरीके से दिया गया है, सेकेंडीय वृत्त, जिसमें बाहरी व्यास को बड़े डी से और आंतरिक व्यास को छोटे डी से लिखा गया है, और दोनों व्यासों के बीच में अनुपातिक रूप में दिया गया है कि बड़े व्यास का और छोटे व्यास का जो अनुपात है वो 1.5 अनुपात 1, यानी 1.5:1 का जो रेशो है वो दिया गया है। और अगर इनकी बात करें कि इस छोटे व्यास का माप जो दिया गया है वो दिया गया है 50 mm, तो आपको बड़े व्यास का माप mm में ज्ञात करना है अनुपातिक रूप में, तो आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार का 7वां सवाल है दोस्तों, इसमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, अनुपातिक रूप में दिए गए हों, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको पूरा दिया भी गया होगा। जैसे लंबाई और चौड़ाई में से मैंने चौड़ाई का मान दिया हुआ है 80 mm, तो लंबाई का मान mm में ज्ञात कीजिए। इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उनको आप अनुपातिक जो अपना चैप्टर है अनुपात समानुपात उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था और अब फिर आपको मैं याद करवा देता हूँ। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है डी, स्मॉल डी का मान दिया गया है 50, यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1, दोनों जो सेम है ना उनको उठा लीजिए, यानी आपका जो अनुपातिक वैल्यू है स्मॉल डी का वो कितना है 1, ठीक है। और इधर 1 जो है वो बराबर है किसके, ये स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, मतलब ये हुआ कि ये जो डायामीटर है ये भी स्मॉल डायामीटर है, दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पर स्मॉल डायामीटर 1 है लेकिन यहाँ पर इस छोटे डी का वैल्यू 50 है, दोनों को बराबर रख देंगे। 1 का मान अगर 50 है, हमें चाहिए बड़े डी का मान, और बड़े डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। यदि आपको मैं बोलूँ कि एक पेन 50 रुपये का है और 2 पेन का मूल्य पूछूं तो 100 रुपये, 3 का पूछूं तो आप बताओगे सर 150 रुपये, इसी तरीके के करेंगे। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि 1 किलो कोई भी अपने फल लेते हैं, 1 किलो फल अगर मैं कहूँ 1 किलो फल 50 रुपये के, मतलब 1 का मान 50 है, मैं कहूँ 2 किलो लोगे तो 200 रुपये हो, 50 यानी 100 रुपये हो जाएंगे। अगर इसी बात को मैं ये कहूँ कि 1 किलो का मान 50, 1 किलो फल के पैसे लगेंगे 50, तो 1.5 किलो की अगर बात करूँ, 1.5 किलो मतलब 1 सही 1/2, यानी 1.5 का मतलब कितना हुआ 1.5 ही तो हुआ ना। अब अगर 1.5 किलो की अगर बात करें हम, अगर 1 का मान 50 है तो 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जो भी है उसको हम 1.5 से गुणा करके देख लेंगे, चेक कर लो। यहाँ पर ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि बड़े डी की वैल्यू 2.25 भी लिखी हो सकती थी, तो हम जानते हैं कि इनमें से इन दोनों का संबंध देख लिया ना आपने, यहाँ पर डी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर डी की वैल्यू 50 है, मतलब 1 का मान 50। अब पूछा कितने का है, पूछा है बड़े डी का, और बड़े डी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 से इसको गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाया बटे में कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 5 कितना हो जाएगा 75। यानी यही हुआ कि 1 किलो फल 50 के हैं तो 1.5 किलो फल कितने के होंगे 75 के होंगे। यानी अगर इसका व्यास 50 है तो इस बड़े वाले का व्यास कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अनुपातिक संबंध कितने का है, वो 1 है तो वो 1.5 गुना है, ठीक है। अगर इस छोटे का व्यास 100 होगा तो बड़े का व्यास 150 हो जाएगा, इसका व्यास अगर क्या होगा 200 होगा तो उसका 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ेगा ये। चलिए इस सवाल में और समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बड़े डी का मान 75 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देख रहे हैं क्या, दूसरे सवाल में इसमें लिखा हुआ है कि L × B कितना दिया हुआ है, L/B, मतलब लंबाई अनुपात चौड़ाई 5:2। अब देखो लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक आपको दी गई होगी, दूसरी ज्ञात करनी होगी। लंबाई का मान, देखिए लंबाई का मान आपको ज्ञात करना है, चौड़ाई का मान आपको दिया हुआ है 80, ठीक है। यहाँ B का मान 80, यहाँ B की वैल्यू 2, दोनों को उठा लीजिए। अनुपातिक रूप वाली B की वैल्यू 2, संख्यात्मक रूप में तो दे रखी है अपने को कितनी है B की वैल्यू 80, दोनों ही B की वैल्यू है, बराबर कर देते हैं। 2 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 40, ठीक है। 2 का मान
80 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 1 डिवाइड कर देंगे उसको। अब पूछा कितने इसका है, हमें पूछा L का मान ज्ञात करना है ना। 1 की वैल्यू निकाल ली, अब आप 2 की पूछे, 3 की, 5 की, 1.5 की, 2, 2.25 कितना भी पूछे, L की वैल्यू ज्ञात करनी है। L की अनुपातिक संख्या कितनी दी हुई है 5, तो अब इसको 5 से गुणा कर देंगे हम, तो L बराबर 40 × 5, 1 का मान 40, L का मान निकालना है, L की अनुपातिक संख्या 5 है, तो इस 1 वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20 यानी 200 mm। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अनुपात रूप में दी हुई थी, वो हम अब mm में निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट सवाल है कि एक आयताकार चद्दर से निर्मित सिलेंडर का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक आयताकार चद्दर है दोस्तों, इस तरीके की एक शीट है, ए रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट फॉर ए सिलेंडर। इसको हमने क्या किया, इस शीट को इस तरीके से सिलेंडर के रूप में मोड़ देना है। मतलब एक कागज की शीट हो हमारे पास और उससे हम अक्सर ऐसी आकृतियां बनाते रहते हैं, इस तरीके से मोड़ दिया हमने। अब ये कहता है कि यदि चद्दर का आकार यानी विड्थ और लेंथ दे रखी है 125 × 100, ये चद्दर है, इसकी लेंथ L 125.6, विड्थ B का मान दिया हुआ है 100, और वो कहता है कि जो सिलेंडर की ऊंचाई है, सिलेंडर की ऊंचाई 100 mm है। तो देखो ये 100 mm है, इसी को अगर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ के यूं घुमा देंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी इस तरीके से। इसकी हाइट 100 है, तो जो आकृति बनेगी वो भी हाइट कितनी होगी 100 होगी। लेकिन जब इसको आप घुमाओगे सर्किल को, तो ये जो भाग है, ये नीचे वाला किनारा है, ये किनारा अब राउंड ले लेगा ना, इस तरीके से गोल हो जाएगा। मतलब पहले इसकी लंबाई कितनी थी 125.6, ये लंबाई अब कहाँ चली गई, इस परिधि में। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के आधार की परिधि का मान जो है वो कितना हो गया 125.6। वैसे तो ये आयत की लंबाई है, लेकिन जब इसको हम यूं रूप दे देंगे तो यही आयत की लंबाई अब सर्किल की परिधि बन जाएगी, वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। अब सिलेंडर के आधार की परिधि 125.6 है, तो आधार की परिधि, इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 2πr लिख लो, या 2r की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2r की जगह πd लिख सकते हो, बराबर 125.6। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 125.6, ये पाई की मान है, पाई गुणा में है ना, यहाँ पे भाग में चला जाएगा 3.14। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 100, 2 संख्या के बाद में, नीचे ऊपर वाला ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 10। क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 314 के पहाड़े से इसको कैंसिल करोगे, 314 एकम 314, 4 पर कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 4 से जब 314 का पहाड़े को 4 बार लिखेंगे तो 1256 बनेगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो डायामीटर है d, नीचे 1 ये कैंसिल हो गए सब, 4 × 10, 4 दाई कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, या जो mm दिया हुआ है तो mm के अंदर, तो ये हमारा डायामीटर हो जाएगा, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर 40 mm हो जाएगा। क्लियर है सभी को। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे वो भी हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, इसकी 1 या 2 क्लासें और लगाएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो होगा हमारा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे। आपको एक काम करना है, मैं शिक्षक होने के नाते अपना काम कर रहा हूँ कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, फ़र्ज निभा रहा हूँ। आप भी अपना एक फ़र्ज है कि आप स्टूडेंट होने के नाते अपने साथियों को बताएं कि इस तरीके से यहाँ से आप पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। क्लियर है। जितने ज़्यादा व्यू होंगे मुझ में उतना ही ज़्यादा हौसला होगा और मैं उतना ही अच्छा आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा।